फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 तक का हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको 6 से लेकर 12 तक के सारे एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। अभी ये हिस्ट्री का चल रहा है। किसका चल रहा है? हिस्ट्री का है। और ये हिस्ट्री का आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्लास 6 हो गया है, 7th हो गया है, क्लास 8 का चल रहा है। और चैप्टर नंबर 8 का कौन सा? ये 6 चैप्टर नंबर है। ठीक है। इस चैप्टर्स का नाम है आपका देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये अंग्रेज सोच रहे हैं, कुछ हमारे भारत के विचारक थे, वो भी लोग सोच रहे हैं। अंग्रेज ऐसा नहीं सोच रहे, वो केवल अपने उसके लिए कि उनके जो कामकाज है वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कहीं जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी। और कहाँ विदेश से अगर वो किसी बाबू को बुला रहे हैं और बाबू की पोस्ट के लिए, तो उनका उसमें भी बहुत खर्चा है। तो वो सोचते कि यहीं पे इन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाए, जिससे हमारे जो ऑफिस का काम है, बाबू का काम है, वो पूरे होते जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे विचारक भी होते हैं, जैसे आपके विद्यासागर हो जाएंगे, है ना, और भी ढेर सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को पढ़ाने का बात करेंगे। तो हम देखते हैं आज के चैप्टर है आपका देसी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो रैंकर मेकर पे अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और जुड़े रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिसको 2024, 25, 26 कभी भी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो वो इसको एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी। देखिए आप कहीं भी, मैंने देखा पीडब्ल्यू से भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, बाई लॉन्गिल से, वो हिंदी इंग्लिश छोड़ के इंग्लिश से भी पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें यही है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी नहीं बता रहे, तो यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर भी सारी चीजें मिलेंगी जो इसमें है, वो उसके बाद फिर बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के अध्याय में आप लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसके? ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के जो राजा थे और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो जब राजा, नवाब, किसान और आदिवासी सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो विद्यार्थियों के जीवन पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे ना, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उसके रीति रिवाजों पर, मूल मान्यताओं को बदलना है। कि जो भी रीति रिवाज है, इनके मूल जो पुरानी रीति रिवाज है, उनको बदलना भी है ना। कुछ कुरीतियां भी थी, ऐसा नहीं कि भारत में सारी चीजें अच्छियां थी, तो कुछ कुरीतियां थी भी, तो उनको भी बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा के बनाने के लिए, अंग्रेज चाहते थे कि अच्छी प्रजा बने। अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस भी चलती रही थी। धीरे धीरे चीजें आती हैं, जब मांग रही हिंदू लोगों की, भारतीय लोगों को ये हमें बढ़ावा दिया जाए, तो वो मांग रही थी। तो भाषाविद का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी हो। तो देखो, ये एक अंग्रेज बैठा और ये विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। बताइए, उनने भी कोशिश की कि हम फारसी भाषा सीख लें। ऐसा नहीं कि हम लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे थे, बेचारे वो भी सीख रहे थे। नहीं सीख पा रहे तो उन्होंने सोचा ही नहीं लोगों को इंग्लिश सिखा दो, है ना। उनके काम भी तो होने चाहिए, क्योंकि सारे यहाँ व्यापार उनको हिंदी, फारसी, उर्दू में करना था। तो अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे, ये भी देखना हमें। तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए। समझ रहे हैं ना। आज जो आराम से हमें लग रहा है बोल लेते हैं कोई भी भाषा, इंग्लिश या हिंदी, तो 200 साल में ये किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने क्यों सोचा कि भारतीयों को पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा की बात करते हैं। देखो, प्राच्यवाद ही आपको वर्ड बहुत मिलेगा। अब इसकी परंपरा के बारे में बात करते हैं, क्या था। तो सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। कब आए? 1783 में। कौन? विलियम जोन्स। कहाँ आए? कलकत्ता में। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट, जो 1783-73 के एक्ट के थ्रू बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया तथा कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स का एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने का भी उन्होंने प्रयास किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। ये विलियम जोन्स सीख रहे, आपको बताया था।
इसके अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्यालयों, अब देख रहे हैं बंदा कुछ सीख रहा है, संस्कृत विद्यालयों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत भी बारीकियां, उनकी उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। उन्हें लग रहा था इंटरेस्टेड, देखो सीखने वाला ये हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, आप जो सीखना चाहते इंटरेस्टेड सीख लेंगे। तो इन्होंने सब सीखा। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। ठीक है, किस किस की? आपकी दर्शन थी, धर्म थी, राजनीति थी, नैतिकता थी, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान, ये सारी चीजों की प्राचीन जो पुस्तकें थी उनको पढ़ना शुरू कर दिया। जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। तो हेनरी टॉमस जो एक कोलब्रुक और नेथनियल हॉल हेड भी भारतीय भाषा सीख पर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। देखो, जब भारतीय भाषा सीख रहे हैं और संस्कृत और फारसी का इसका किसमें, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी करा रहे हैं। कौन? ये हेनरी टॉमस, कोलब्रुक थे और नेथनियल्स हॉल हेड, ऐसे ही नाम थे इनके। और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने वे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। किसने किया था? जॉन्स ने। वो एक जज थे, जिला जज के रूप में ये बने थे, छोटे से जज के। ठीक है, जॉन्स और कोलब्रुक। हम जॉन्स और कोलब्रुक की बात करें, जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। देखो, सारे अंग्रेज कट्टर पर वैसे नहीं थे, विरोधी, लेकिन कुछ अभी आप रीड करेंगे उन्होंने आलोचना भी की कैसे अंग्रेजों ने भारत की स्थिति ऐसे कर दी थी कि हर जगह बीमार लोग दिख रहे, गरीब लोग दिख रहे, शरीर पे उनके कपड़े फटे पुराने, एकदम भिखारियों की तरह। इस टाइम के जो प्रेजेंट के भिखारी भी ठीक हो रहे थे, इससे बुरी दशा में देखते थे। पेट में खाने को नहीं, लोग एक कहते हैं कि पेट पे लात मारो, पीठ पे मारो, पेट पे लात न मारो, तो उनके पीठ पे भी लात घर रही थी, पेट में भी, तो बेचारे आधे पेट खाना खा के रहते थे। तो जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम देशों के बीच प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति यही करेगा, उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, उनसे सीखने आए थे वो। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। वो जान रहे थे चीजों को, अगर हम पुरानी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तो भारत का हम भावी विकास कर सकते हैं। तो इस तरह जॉन्स और आपके जो कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उसकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजों पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह भारतीय परियोजना न केवल अंग्रेजों को और भारतीय संस्कृति में सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के कुल वैभव को समझने में मदद देगी। तो इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की ही भूमिका निभा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अंग्रेज यहाँ पे भारतीय जो संस्कृति है उसके अभिभावक भी बन गए, रक्षा कर रहे हैं, और मालिक भी बन के रह रहे हैं। मालिक का मतलब वो उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। वो जान रहे हैं अंग्रेज भी कुछ फायदा लेंगे इससे और भारतीय लोगों को तो फायदा होगा। तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित थे और जिसे वे आदर और महत्व देते थे। ये हमारे यहाँ के लोग सोच रहे हैं, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में वे केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, है ना? कि मतलब भारतीय चीजें उनको पढ़ाई जाए, भारतीयों को, तभी जब अंग्रेज है वो भारतीय लोगों को दिल जीत सकते थे। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के
प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। तो इस बात में ध्यान रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक आपका मदरसा खोला गया। किसके लिए? अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून को पढ़ाने के लिए। फिर 1791 में 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि यहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से कुछ बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। देखो ये कॉलेज धीरे धीरे खुल रहे हैं। आप प्राण सिंधु कॉलेज आप ध्यान देंगे, ये फ्यू सोसाइटी की जो अध्यक्ष थे है ना मैडम भीकाजी कामा, तो उनके द्वारा किया जाता। फिर इसको मदन मोहन मालवीय इसको बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा ऊपर पूर्व की जघन गलतियां भी देखेंगे। पहले हम ऊपर देख लेते हैं क्या क्या चीजें साइड से थी। छोड़ना कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं था। अच्छा, ये पिक्चर थी कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक का, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये पिक्चर दिख रही, देख लो, इनको कहीं मिल जाए तो पहचान लोगे, है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं ये लिखे 3 पिक्चर बनी है। वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्टमा कोर्ट 1830 में। अब ये कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। तो ऐसी पिक्चर इनकी। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। समझ रहे ना। एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। तो ये पंडित जी दिख रहे हैं, ये मुंशी लिख रहे हैं। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषा सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। तो यही कोई भी जो एक भाषा थी वर्नाकुलर जो भी बोला जा रहा है वो बोलियां थे, उनको सीख रहे थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। तो हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले देख लेते, प्राच्यवाद लिखा है कि साइट में कि प्राच्यवाद का मतलब एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। तो एशिया की जो भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को हम प्राच्यवादी कहते थे। मुंशी क्या कौन सा? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, वो मुंशी था। वर्नाकुलर का मतलब है यहाँ यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेजी रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। समझ में आ गया क्या कि वर्नाकुलर क्या था? आमतौर पर एक मानक भाषा है और ये अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो भारत में जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की जो भाषाएं यूज करते थे और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा जो अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। मदरसा का मतलब था सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। जहां भी आप सीख रहे हैं वो अरबी भाषा में उसको मदरसा ही कहेंगे। यह किसी भी तरह का स्कूल था, कॉलेज या कोई और संस्था हो सकता है, कोई भी जहां पे चीजों को आप सीख रहे हैं। तो पूर्व की जघन गलतियों के बारे में बात करते हैं। क्या गलतियां हुई थी, क्या फर्क पड़ रहा था? दरअसल 19वीं शताब्दी की बात है, या हम शताब्दी बोल दें, सदी बोल दें, बात हुई तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्हें दलील दी गई कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। क्या कहा गया कि पूर्वी साहित्य और अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण जो आलोचना करने वाले थे उन्होंने कहा।
पूर्वी मतलब भारत की जो संस्कृति को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, ये कहना था। सीधी सी बात में अगर देखेंगे, वर्ड आपको लग रहे हो थोड़े ऐसे हैं तो सीधा समझो। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में से जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। तो अलग अलग सबके विचार थे। वो कह रहा है ये चीजें बताओ यहाँ पे भारतीय लोगों को, वो कह रहा है पुरानी चीजों को उनको सिखाओ। पिक्चर तो थी नहीं, हाँ चलिए यहाँ देखते हैं। ये पिक्चर देखो क्या, ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष है। देखो भैया ऐसे स्टडी रूम है इनका, बुड्ढा पढ़ता था। चलिए बात करते हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यही मैकाले थे, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आज आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। इनकी तो हाँ, ये भारत को असभ्य देश मानते थे। जानते क्या थे वो, पढ़े क्या होंगे इधर। जैसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, इनका कहना था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। देख रहे हो क्या कह रहे हैं। मैकाले का कहना है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये कह रहे हैं। लेकिन हम आज की डेट में ये कहेंगे कि आपके मैकाले हो या कोई भी, इनके इंग्लैंड से लेके यूरोप में जो भी हो, जितनी भी चीजें, जितनी बुक्स होंगे ना, उतनी आपको प्रयागराज के स्ट्रीट पे मिल जाएंगे, फुटपाथ पे मिल जाएंगे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में इनकी कितनी बुक्स नहीं होंगी, आप देखेंगे आके यहाँ पे, है ना, कि इनके पूरे इंग्लैंड में नहीं मिलेंगी, जितनी स्ट्रीट पे बुक्स मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। पैसा क्या अपनी जेब से लगा रहे हैं क्या? पैसे तो यही कि भारत के ही ले जा रहे हैं, तो उसी पे खर्च करना है। आप देखेंगे शिक्षा में बहुत कम, 1-8 लाख रुपए खर्च, 6 लाख टोटल रुपए खर्च करते थे, और सारी चीजों में ढेर सारा खर्च करते थे। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। किस पे? गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियां और मूल्य और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है भाई, अंग्रेजी पढ़ाइए, बट एक भाषा के मत देखो, अंग्रेजी हुआ, हिंदी हो या इंग्लिश हुआ, सॉरी उर्दू हुआ, आपका कुछ भी हो, फारसी, एक माध्यम है भाषा का। इस पे इतना जोर नहीं देना चाहिए। आज की डेट में आप डेली न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इतनी फीस हाई कर दी है ना, 15%, 12% फीस 4 साल पुरानी से ज्यादा अभी तक बढ़ गई इनकी 15%। तो इनका इतना स्टेप बढ़ना, क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों सरकारी स्कूल छोड़ के जा रहे हो? सरकारी स्कूल की स्थिति देखिए, बढ़िया हो गई आज की डेट में, है ना। आप जब जाओगे, हम तो कह रहे और महंगे महंगे स्कूल से, उनमें पढ़ाइए, लगाइए पैसा, कितना आपके पास है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अरे उनसे बोलो काऊ तो समझ जाएंगे, गाय बोलोगे पता ही नहीं क्या होता है। चलिए, नहीं अच्छी बात पढ़ी, हम मना नहीं कर रहे, एक बात बता रहे हैं कि देखो हिंदी को भी साथ में आप लेके चलिए। उनको हिंदी के वर्ड लिखने नहीं आते, बट इंग्लिश हर जगह नहीं, कुछ नॉर्मल चीजें हिंदी को भी उनको बताना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो हिंदी की राइटिंग और उनका हिंदी के वर्ड्स कुछ नहीं लिख पाते। चलिए हम अपना रीड करते हैं। मैकाले ने मिनट्स बार बार वर्ड आएगा, इसका मतलब मिलेगा विवरण। अपने विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये फैसला भी लिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। अब क्योंकि कलकत्ता में मदरसा था फारसी उर्दू के लिए, अब यहाँ पे कॉलेज था बनारस में, वो आपके संस्कृत के लिए, तो इनको कह रहे हैं प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई और अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगे। ठीक है, इनका क्षरण होने लगा। चलिए आगे देखते हैं।
व्यवसाय के लिए शिक्षा, आप देखो मेन टारगेट तो अंग्रेजों को यही था कि व्यवसाय के लिए शिक्षा करा रहे थे, कि इनको आता नहीं था यहाँ पे कैसे क्या पढ़े, है ना, क्या जाने। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, और नोट में लिखा था कि कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड डिस्पैच जो रहेगा, चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए एक संदेश को वुड का नीति पत्र, जिसको हम वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता था। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इन्होंने बताया कि अगर प्राच्यवादी शिक्षा को के स्थान पर आप यूरोपीय शिक्षा उनको देंगे तो उससे हम लोगों को कितने लाभ होंगे। ये अंग्रेजों ने आपस में ये बात सोची। ये वुड डिस्पैच था। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। इनका कहना यह था यदि यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के जो लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र की बात करें तो मैं यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। बताइए, ये कह रहे हैं कि इससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन पाएंगे। बताइए, पहले खुद तो ईमानदार बन लें जब दूसरों को बनाए, और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। हाँ, तो कंपनी का सोच रहे हैं ना, कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। तो दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। कुछ नहीं था इसमें। 1854 की बात करें कि 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी 1857 के टाइम पे। तो स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। चलिए थोड़ा साइड से देख लेते ऊपर छूटा तो नहीं। हाँ, ये कुछ लिखा था यहाँ पे, देख लेते। ज्ञानियों की भाषा की बात करते हैं। क्या थी ज्ञानियों की भाषा? तो अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों को द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति या का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। थॉमस ए बेंगिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के ये मिनट्स में विवरण में ये सारी चीजें आपको मिली थी। साइड से देखते हैं यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क क्या मिला था। तो इनको तर्क में मिला था कि 1854 के जो वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं और दर्शन और साहित्य यानी कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो ये सारी चीजें थी इसमें। इधर लिखा है गतिविधि में कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र वुड डिस्पैच के बारे में सुना था। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। लिख देना आप सारी चीजें नेगेटिव में। देखो कुछ अच्छा नहीं था इनका, तो वुड के डिस्पैच की जो नीति है आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
ये 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, देखो कितना अच्छा विश्वविद्यालय बनाया गया था उस टाइम पे। ही ऐसा बिल्डिंग तो अच्छी मिलेगी सब आपको। ये नैतिक शिक्षा की मांग के बारे में बात करते हैं तो 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने भारतीय शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। और जो प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव। ये कह रहे हैं, ये नैतिक शिक्षा के बारे में कौन कह रहे हैं? ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना की थी, ये बता रहे हैं। और ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में इधर हम बात करते हैं कि और भारत में अंग्रेजी उपस्थिति को शक की नजर से, देखो यहाँ पे नहीं था क्या, हाँ, कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो भूक्षेत्रों में अपनी संस्था न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला और यह इलाका डेनिस किसके, क्यों, और तो हर जगह डर लग रहा था ने, तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। और वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 का एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा की प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। कब? 1857 के बाद जो इतने भी इन्होंने कॉलेज भी खोले ना, तो भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों में, व्यवहारों और मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़खानी देसी लोगों को भड़का सकती है। डर घुसा हुआ था 1857 की क्रांति की वजह से, तो इनको लगता था कि किसी भी छेड़छानी नहीं करना है, कुछ भी ये जो भी है चलने दीजिए। सुधार भी कर रहे थे, ऐसा नहीं। ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज है। देखिए कॉलेज की स्थिति एकदम से, है ना, व्हाइट हाउस की तरह लग रहा है। आप देखेंगे अमेरिका के व्हाइट हाउस को ऐसे, ओवरव्यू उसका बाहर से ऐसे दिखता है। चलिए, ये ग्रामीण पाठशाला के बारे में कि यहाँ फ्रांसवा सॉल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। ये देखो दैनिक जीवन को बताया कैसे लोग बैठे हैं, है ना। चलिए बात करते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ था उस समय की। अगर जो स्थानीय पाठशाला था उनका क्या हुआ, तो क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? सही बात है, पढ़ाया तो जाता हुआ। देखो ये पाठशाला चल रही, कोई एक ऋषि मुनि होंगे, कोई भी वो ब्राह्मण है, भाषण दे रहे होंगे, है ना। क्या आपको पता है कुछ कि अंदाजा है अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? मान लीजिए अपने पुराने भारतीय स्कूल भी थे तो उनका ब्रिटिश शासन आ गया था, तो उनके हिसाब से उन क्या हो गया होगा उनका। तो विलियम एडम की रिपोर्ट है, नीचे लिखी है, उसको देखते हैं। विलियम एडम की रिपोर्ट में कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड, कब? 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम। तो विलियम एडम कहाँ से आए थे? ये आए थे, ईसाई प्रचारक थे स्कॉटलैंड से। बंगाल और बिहार में इन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वह बड़ी दिलचस्प थी, तो देख लेते हैं क्या रिपोर्ट थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार, थोड़ा और बड़ा कर लो। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार 1 लाख से ज्यादा पाठशाला है यहाँ पे, बताइए। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी अब 1 लाख पाठशालाएं, 20 विद्यार्थी, समझ लो 20 लाख हो गए ना सीधे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। ठीक है, ये पाठशालाएं संपन्न लोगों को या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित थी फीस भी लगती थी भैया। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत
अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षा लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान, इम्तिहान मतलब जो आपका एग्जाम होता है, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाव में ही चलती थी और तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी कि आपके पिताजी कितना कमा रहे हैं, पेरेंट्स कितना कमा रहे हैं, उस हिसाब से फीस लगेगी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, बहुत अच्छी है ये सारी चीजें कि अमीरों को कम और गरीबों नहीं, अमीरों को ज्यादा, गरीबों को कम शिक्षा वो फीस देनी पड़ती थी। और शिक्षा मौखिक होती थी। और क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों देखते हुए गुरु गुरु ही तय करते थे। ऐसा नहीं कि अब ढेर सारी किताबें आगे यही पढ़ना है ना, बच्चा पढ़ना चाहता है आर्ट्स साइड से, आप साइंस साइड से जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे गुरुओं को पता रहता था कि शिक्षा क्या शिक्षा देनी, बच्चे की जरूरतों के हिसाब से चलना था। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को अच्छा कहा गया, ठीक। और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, ठीक है, और सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे, जो भी अलग स्तर के हैं। एडम ने पाया, क्या पाया कि एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम था पढ़ाई का। नई दिनचर्या या नए नियम की बात करते हैं 19वीं सदी, साइड का बाद में देख लेंगे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर, कहाँ पे, उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया, क्योंकि छोटी छोटी पाठशालाएं थी इस वजह। अब वो सोचते हैं उच्च शिक्षा दी जाइए ना। और 1854 के बाद की कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, तो कंपनी ने क्या कदम उठाए, ये सारी चीजें हम लोग सोच सकते हैं। और सबसे पहले जो तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। देखो, इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्ययन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया था कि वे समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अध्यापन जो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। तो विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। ठीक है, अब शुल्क भी लगेगा, यहां से शुरू होता है। शुल्क तो पहले ही लग रहा था, लेकिन पता था कैसे था। नियमित रूप से कक्षाएं में आए, तय सीट पर बैठें, स्थान भी तय हो गया था। अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि यहाँ पे सरकार अनुदान दे रही है, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की जो समय सारणी काफी लचीली होती थी। और नई व्यवस्था में क्या हुआ, नई व्यवस्था में आपको इनको फिक्स कर दिया गया कि अनुशासन भी दिखाना है, कि मांग की थी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी क्या बच्चों को स्कूल में आना जरूरी हो गया था, जबकि उस समय गरीब बच्चों के खेतों में काम करने जाया करते थे। और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, ये लोग ये मानने लगे थे, ये नई व्यवस्था के हिसाब से। तो थोड़ा साइड से देखते हैं क्या है। ये अरविंदो घोष है, इनकी पिक्चर दिख रही है, ऊपर वाला हो गया था।
अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य था छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। जैसे अभी नई जो एजुकेशन नीति आई, अगर आप देखेंगे 2021-22 वाली, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इसमें यही कहा गया कुछ ना कुछ उनको करिकुलम एक्टिविटी सिखाया जाए जिससे वो इनकम का सोर्स का जरिया बना सकें जिनमें उनकी रुचि हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची थी कि केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे जो विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। तो यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। तो कुछ लोग मानने लगे थे क्या पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। तो इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे, जैसे गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे, विरोधी थे, है ना। तो इन्हें लगता था कि हमारी भारत की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। आइए देखेंगे उनका क्या कहना था। तो अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। हमारे M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज, अभिभूत का मतलब भी पश्चिम से आने वाली हर चीज प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। जो भी इस संस्थान पढ़ रहे हैं तो भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे, उन्हें लगा कि नहीं सही चल रहा है सब। तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब भी राष्ट्रीय आंदोलन चलेंगे सबसे पहले गांधी जी यही कहेंगे, सरकारी चीजों को छोड़िए, अंग्रेजों की शिक्षा छोड़िए, स्कूल कॉलेज सब छोड़िए। तो महात्मा गांधी की दृढ़ मानता थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने को तैयार तौर तरीके भूल चुके थे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने के पर केंद्रित है। उसमें पाठ पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। तो गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। सही बात है, पढ़ना लिखना या पा लेना ये शिक्षा ही नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होंगे। सही, अच्छी सोच थी बापू जी की। ये देखो, ये पिक्चर है, इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर
और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 की ये पिक्चर है आपकी। ऊपर देख लेते साइड से कुछ छूटा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटा, हो गया था। चलिए हम देखते साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, तो इस पे बात करते हैं। ये महात्मा गांधी ने लिखा था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह देह मतलब शरीर, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा, हाथ से काम करने वाली चीजों को सिखाएंगे और उन्हें शुरू से ही कुछ रचना पैदा करने या रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। तो प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के खंड से लिया गया था। ये था आपका, नीचे देखते हैं क्या है। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ और कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न थी। तो टैगोर का शांति निकेतन की बात करते हैं, इनके यहाँ क्या क्या चीजें चल रही थी। तो आपसे बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा कि आप जानते हैं कि अभी देखा होगा कि शांति निकेतन को विश्व धरोहर में अभी जगह मिल गई है। तो वो शांति निकेतन था आपका करंट का। जाने कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल है, क्योंकि वहां बच्चे मनचाह कभी नहीं कर पाते थे। तो जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहता होता। तो इन्हीं के कारण इनके पिताजी, टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने स्कूल खोला था, अभी बताते हैं आपको। तो कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। देखो, खोलने का मतलब ये था, बिल्डिंग तो वही थी, तो इनके पिताजी ने बनाई थी पहले इनके लिए कि ये पढ़ते लिखते नहीं थे। फिर उसी में इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा स्कूल बनाए। तो ये शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ पौधे और खुली जगह है। ये शांति निकेतन था। देसी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इनका मतलब अच्छा वो चैप्टर था। जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। इनका ये विचार था कि बच्चे जो रचनाशील हो, अपने विचारों को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उसके अंदर जो उत्सुकता जानने की चाहे विकसित करने में मदद दे। तो टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्या मानना था इनका? इनका मानना था कि जो सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए वो खुले मैदान में पढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी, मतलब शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और जो मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। वो कहते थे नहीं नहीं, इससे क्या है, भारतीय लोगों के का काम छिन जाएगा। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। ध्यान देना क्या क्या दिया था संगीत शांति निकेतन में, कला, संस्कृति और नृत्य के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी।
साइंस एंड टेक की भी शिक्षा पर जोर दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। तो इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक के स्कूल में खेल रहे हैं बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ है, ये दिख रहा है आपको। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तब 19वीं सदी के मध्य तक ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल खुला है। देख लेते ऊपर कुछ छूटा तो नहीं, हो गया था। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आज हम लोग टॉपिक की क्या एक्सरसाइज है, क्या क्वेश्चन है इसमें। तो पहले लिखा निम्नलिखित को जोड़ना है आपको, मैच द फॉलोइंग है। अच्छा ये साइड में लिखा है, इसको पढ़ लो। आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीच चर्चा चल रही है और आप ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिखें कि दोनों में क्या अंतर था, बता देना। चलिए मैच द फॉलोइंग है, जोड़ बताना है आपको, किससे क्या जोड़ेंगे। तो विलियम जोन्स की बात करेंगे पहला। तो विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का ये सम्मान करना करते थे, पढ़ा ना भी आप लोगों ने। हाँ तो देखो, प्राचीन संस्कृति का सम्मान ये वाला हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो ये गुरु थे, है ना। और टॉमस मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे थे। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे ये। पाठशाला मतलब प्राकृतिक परिवेश में जो शिक्षा दी जाती थी वो पाठशालाएं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड दूसरे का देखते हैं। जेम्स मिल प्राच्यवादियों को के घोर आलोचक थे, इनके बारे में देख लेते हैं। अच्छा क्या सही गलत बताना है। तो ये सही है, बिल्कुल से घोर आलोचक थे। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये भी सही है, डिस्पैच में यही कहा गया था। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये गलत है कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं। उन्हें कहा था क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लोगों को करके सीखना चाहिए, कि वो एक रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, उनका मतलब ये था। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था। इस वजह से वो 100 किलोमीटर जाके कलकत्ता से बाहर एक स्कूल शांति निकेतन बनाते हैं। एकदम फ्री होना चाहिए, हाँ डरना नहीं चाहिए। डरेंगे बच्चे बेचारे, पूछेंगे क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आइए विचार करते हैं। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भारत और जो पश्चिम है ना, दोनों की जो प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। कौन? विलियम जोन्स साहब के। उनका मानना था कि भारतीय सत्ता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। तो उनकी राय में भी भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए या जो भी उनको पवित्र कानून ग्रंथों को खोजना है, समझना जरूरी था। उनका मानना यह भी था कि हिंदुओं और मुसलमानों को असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ये आपके जेम्स के विचार थे। दूसरा क्वेश्चन विलियम जोन्स के। अच्छा विलियम जोन्स अलग थे, है ना। जेम्स मिल दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। तो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले का मानना था कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, कि उनके अनुसार अगर हम बात करें तो अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावना के ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इनका कहना यह था, इसलिए वो कहते थे यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। उनकी राय में शिक्षा के जरिए जो भी उपयोगी व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए ना, भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय यूरोपीय शिक्षा में ज्ञान देना चाहिए। इनके ये विचार थे। क्वेश्चन नंबर 5 है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते। तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि महात्मा गांधी चाहते थे कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए ना। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी जो पढ़ने और लिखने की क्षमता
पा लेना ही शिक्षा नहीं होती थी, उनके कुछ आजीविका के लिए कुछ करना सीखना भी होना चाहिए। उनका मानना था कि इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम में आती हैं। तो इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होती है। ये गांधी जी के विचार थे, बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया। अब बताइए। तो गांधी जी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, इसलिए गांधी जी ये सोचते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने जो विद्यार्थियों से आह्वान किया कि आप स्कूल छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें, जो भी हैं गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है ना, अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आप गुलाम ही बने रहेंगे। तो महात्मा गांधी की दृढ़ जो मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, और उनके मुताबिक अंग्रेजी में जो भी शिक्षा दी जा रही थी तो शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। ये गांधी जी के विचार थे। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। इसके बाद कौन सा होगा, तो चैनल पे कोई अभी नया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें जहां किसी को भी एनसीईआरटी मतलब पढ़ना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।